चलिए यहाँ वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर क्या मतलब 1 है, लेकिन इसके पहले ये MA इंग्लिश सेमेस्टर 1 4th पेपर है। तो यहाँ पर देखिए पूरा देखते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डज शेक्सपियर यूज सोलिलॉकी इन हैमलेट। मीन्स हैमलेट में शेक्सपियर ने सोलिलॉकी का यूज क्यों किया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सोलिलॉकी क्या होता है। तो देखिए सोलिलॉकी जो होता है एक सेल्फ एनालिसिस है। सोलिलॉकी इज अ सेल्फ एनालिसिस। और अब यहाँ पूरी कहानी शुरू करते हैं। शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड द सोलिलॉकी पर्पजली टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पब्लिक। शेक्सपियर जो है ये पब्लिक की डिमांड को पूरा करने के लिए, है ना, सोलिलॉकी का यूज करते हैं। मतलब शेक्सपियर सोलिलॉकी का यूज अपने वर्क में क्यों यूज करते हैं, पब्लिक के डिमांड को पूरा करने के लिए करते हैं। और सोलिलॉकी इज सेल्फ एनालिसिस, ये जो ये क्या होता है, एक सेल्फ एनालिसिस होता है। फर्स्ट सोलिलॉकी ऑफ हैमलेट इज पर्पज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्रेस द सेम एंड सॉरो ऑफ हीरो ऑन हिज मदर्स हेस्टी रीमैरिज। पहली सोलिलॉकी जो है हैमलेट में कहाँ दिखाया गया है, वो दिखाया गया है जब हैमलेट की माँ हेस्टी रीमैरिज कर लेती है, यानी कि हैमलेट की माँ बहुत ही जल्द अपने चाचा, हैमलेट के चाचा यानी कि क्लॉडियस से शादी कर लेती है। तो वहाँ पर सेम और सॉरो को हीरो के द्वारा या हीरो के अंदर जो भी सेम और सॉरो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर सोलिलॉकी का यूज किया गया है। और दिस सोलिलॉकी स्टार्ट्स विद द थ्रिलिंग स्पीच। ये सोलिलॉकी इस स्पीच से शुरू होता है और वो क्या है, ओ डैड दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट दाउ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। मतलब इस लाइन से शुरू होता है सोलिलॉकी, ओ डैड दिस टू सॉलिड फ्लेश वुड मेल्ट दाउ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेक्सपियरियन ड्रामा। शेक्सपियरियन ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन इन प्रोज और वर्स। पहले तो ये देखिए ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामा जो होता है लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन होता है जिनको प्रोज या वर्स फॉर्म में लिखा जाता है। डेवलप्ड थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस। ड्रामा को किसके थ्रू डेवलप किया जाता है, तो डायलॉग्स और एक्शंस के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है। टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, ताकि इसको स्टेज पर प्रेजेंट किया जा सके। मीन्स ड्रामा जो होता है स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है। वाइल एवरी अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जबकि लिटरेचर का और कोई भी फॉर्म देखा जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ड्रामा विदाउट स्टेज क्या होता है, इनकम्प्लीट रहता है। ड्रामा रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट अ स्टेज। ड्रामा बिना स्टेज के ये अधूरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स के नेम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, द प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट्स आर नोन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स। देखिए शेक्सपियर के पहले, तो प्री का मतलब पहले ही तो होता है, तो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट को ही यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता है। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। मतलब इनको दूसरा कहने का रीज़न ये भी है कि यूनिवर्सिटी बिट्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड होते हैं, वहाँ से मतलब पढ़े होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स में, द कॉन्स्टिलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स कंसिस्ट माइनर स्टार्स लाइक थॉमस किड। यूनिवर्सिटी बिट में कौन कौन इंक्लूड हैं, थॉमस किड हैं, जॉन लिली हैं, है ना। थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा, जॉन लिली ने क्या लिखा था, एंडेमियन।
कॉमेडी है, जॉर्ज पीले हैं, रॉबर्ट ग्रीन या रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस लोज और थॉमस नास, ऑल ऑफ हुम रिवॉल्व्ड अराउंड द सेंट्रल सन, क्रिस्टोफर मॉर्लो। और ये क्रिस्टोफर मॉर्लो हैं, मतलब ये सब क्रिस्टोफर मॉर्लो के अराउंड जो हैं घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमिक एंड फार्स इन ड्रामा। ड्रामा में कॉमिक क्या होता है और फार्स क्या होता है। तो देखिए, कॉमिक सीन्स इन ड्रामा आर सपोज्ड टू बी दोज सीन्स which excite smile and gentle laughter in the audience or the readers and serves a useful purpose। जो कॉमिक सीन्स होता है ड्रामा में, जो कॉमिक सीन्स का यूज किया जाता है उसका मतलब ये होता है ऐसी सीन्स को सपोज कराना, ऐसी सीन्स को दिखाना जिससे ऑडियंस जो स्माइल करे और एक जो है जेंटली लाफर में कन्वर्ट हो, मीन्स ऑडियंस में एक जैसे हंसे और वो मुस्कुराए, मतलब एक तरह से उसको इंटरटेनमेंट हो, एंड सर्व आ यूजफुल पर्पज, और जो है उसमें कंटिन्यू तक बना रहे तो उसको एक यूजफुल पर्पज की तरह उसका यूज कर सके। ये तो हो गया कॉमिक सीन। फार्सिकल सीन्स आर सपोज्ड टू बी एब्सर्ड एंड यूजलेस। अ फार्सिकल सीन वो होता है जिसको जो कि यूजलेस होता है, एब्सर्ड मतलब बेहूदगी वाला सीन होता है, वो फार्सिकल सीन कहलाता है। आल दो दे कॉज पीपल टू बी एब्सर्ड, यद्यपि ये जो है लोगों को एक बेहूदगी बनाता है, एंड यूजलेस और बेकार कर देता है। आल दो दे कॉज द पीपल टू बर्स्ट इनटू लाफर, और यद्यपि वे जो है जब हंसते हैं तो मतलब यद्यपि वो जो हैं एक हंसी के फुहारे में बदल जाते हैं, लोगों को कन्वर्ट करते हैं, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं एब्सर्डिटी लाते हैं। जैसे अभी क्या होता है, अभी ख़राब चीज़ें बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो वही चीज़ यहाँ वो फार्सिकल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्ट नोट ऑन सीन ऑफ ग्रेव डिगर। ग्रेव डिगिंग, ये कह रहे हैं ग्रेव डिगिंग के सीन पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट वैसे अगर देखा जाए तो ग्रेव डिगिंग सीन एक्ट 5 में अपीयर होता है, एक्ट 5 में ही अपीयर होता है, हाँ सही है। और जो है ये हैमलेट की सीन है, हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन है। द प्लेस इन अ चर्च यार्ड इन एलिनोर, देखिए एलिनोर में एक चर्च यार्ड जगह है। द ग्रेव डिगर्स आर वर्किंग विद दियर स्पेड्स, जहाँ पर ग्रेव डिगर्स अपने अपने स्पेड फावड़ों के साथ में काम कर रहे होते हैं। दे आर चैटिंग एंड सिंगिंग एट द सेम, देखिए दे आर चैटिंग एंड सिंगिंग, वो जो हैं ऐसे आपस में बात कर रहे हैं और जो हैं गुनगुना रहे हैं, है ना। एट द सेम टाइम ओफेलिया, और वहीं पर जैसे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओफेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉटर ऑफ पोलोनियस, जो कि पोलोनियस की डॉटर है। और पोलोनियस कौन है, द पेल मिनिस्टर ऑफ क्लॉडियस, क्लॉडियस का एक कोर्टियस है ना, फेथफुल मिनिस्टर है, पेल मिनिस्टर है। हैज एंडेड हर लाइफ बाय ड्रॉनिंग हरसेल्फ, वो बात करते हैं कि ओफेलिया कितनी बेवकूफ़ है ना, कितनी पागलपन है, अपने पिता के प्रति कितना ज़्यादा प्यार है कि पोलोनियस की याद में, पिता की याद में ये जो है खुद को पानी में डूब कर अपनी हत्या कर लेती है। अब पानी में सच में डूब कर इसकी हत्या हुई थी, पानी में डूबने से मतलब इसने पानी में खुद से सुसाइड किया, डूबी, या जो है बाई चांस, ये नहीं कंफर्म है। 2 क्लाउन्स आर डिप्यूटेड टू प्रिपेयर द ग्रेव फॉर हर, और यहाँ पर 2 क्लाउन्स जो हैं उसके लिए ग्रेव को प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियर्स लास्ट प्लेज। शेक्सपियर के लास्ट प्लेज का सैलिएंट फीचर्स क्या है। तो शेक्सपियर के लास्ट प्ले पहला नंबर क्या है, तो शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है वो द टेम्पेस्ट है। तो इसका सैलिएंट फीचर है द लास्ट प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉन्सिलेशन, एंटोन्समेंट एंड फॉरगिवनेस। विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है वो रिकॉन्सिलेशन,
एंटोन, सेंट और फॉरगिवनेस के द्वारा करेक्टराइज किया जाता है। मतलब एक तरह से वहाँ पर लास्ट में देखिए फाइनली सबको फॉरगिव कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में धोखाधड़ी वहाँ भी दिखाई गई है। इन दीज प्लेज द ड्रामेटिस्ट एक्सटेंड्स हिज फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस टू वीमेन। इन प्लेज में जो ड्रामेटिस्ट हैं वो वीमेन के प्रति काइंडनेस और फॉरगिवनेस को एक्सटेंड किया है। दीज लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर मार्क्ड विद द ब्यूटी एंड लव, मिर्थ एंड ग्रीफ ऑफ यूथ। अब शेक्सपियर की ये जो लास्ट प्लेज हैं, यानी कि ये जो टेम्पेस्ट हैं, ये ब्यूटी और लव को कंटेन करती हैं, और ग्रीफ, यूथ में ग्रीफ और मिर्थ को कंटेन करती हैं। द स्टाइल ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज मच मोर मैच्योर्ड। देखिए ड्रामेटिस्ट की स्टाइल यहाँ पर यानी कि लास्ट प्लेज तक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं, एंड सॉबर दैन डेट ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रेजिडीज। अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ जो ड्रामेटिस्ट की स्टाइल बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, इसको इस बेस पर कहीं ना कहीं कहा गया है कि देखिए शेक्सपियर ने जब फर्डिनेंड को प्यार होता है मिरांडा से, तो यहाँ पर मिरांडा के पिता प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को देख लेता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दुश्मन वाला नहीं बल्कि उसको जज करके ये दोनों मिलाने का भी काम करते हैं। जैसे प्रॉस्पेरो यहाँ पिता जो है सपोर्ट करता है। जनरली प्लेज या सारी चीज़ों में क्या होता है, जब लड़की के पिता को पता चलता है तो वहाँ पर ऐसा सपोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्टेंस दिखाया जाता है। लेकिन पहले फर्डिनेंड को टेस्ट किया जाता है क्या ये लड़का परफेक्ट है कि नहीं, तो उसी के बेस पर ड्रामेटिस्ट लास्ट प्लेज तक जो है ये काफ़ी मैच्योर हो गया था, यानी कि विलियम शेक्सपियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होता है, तो द ट्रेजिडी इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन। ट्रेजिडी जो होती है एक अच्छे और एक महान आदमी की ट्रेजिक स्टोरी होती है। काहे का अच्छे महान आदमी, मतलब एक तरह से यहाँ पर ये दिखाया गया जैसे आदमी कहता है ना, जो अच्छे रहते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, उनके साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो ट्रेजिडी उनके साथ होती हैं। क्योंकि ट्रेजिडी क्या है, द ट्रेजिडी इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन हु ऑन अकाउंट ऑफ अ स्लाइट फ्लो इन हिज कैरेक्टर passes थ्रू एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड फाइनली मीट हिज डूम एंड डेथ। देखिए ट्रेजिडी जो होती है एक अच्छे और महान आदमी की ट्रेजिक स्टोरी होती है, जो कि ज़िंदगी भर दुख दर्द को सहता रहता है, और फाइनली जो है ये डूम और डेथ को प्राप्त हो जाता है। मतलब फाइनली यहाँ इसकी डेथ हो जाती है, मतलब यहाँ रोना आ जाता है, एक तरह से दया आती है कि बेचारा देखो इतना अच्छा था मर गया। नेक्स्ट, व्हाट इज हेमरटिया। हेमरटिया क्या होता है, तो देखिए हेमरटिया इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ ट्रेजिक हीरो। देखिए हेमरटिया क्या होता है, ट्रेजिक हीरो है ना, जो ट्रेजिक हीरो होता है, ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर में जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है, मतलब ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर में जहाँ से दुख दर्द ये सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं, उसी को कहा जाता है हेमरटिया कहा जाता है ना। हु इज बेसिकली अ गुड एंड ग्रेट मैन, जो कि एक अच्छा और महान व्यक्ति होता है। ऐसे ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर में जब ट्रेजिक फ्लॉ, जैसे अब हेमलेट की लाइफ में हेमरटिया कब आया था, जब घोस्ट ने इसको बता दिया था कि तुम्हारे पिता का मैं घोस्ट हूँ और मुझे तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मारा था, तभी से इसका हेमरटिया शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज। थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज कौन होती हैं, ठीक है। द ग्रीक एंड रोमन क्रिटिक्स रिकमेंडेड थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज विच मस्ट बी ऑब्जर्व बाई अ गुड ड्रामेटिस्ट। देखिए ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स जो हैं ये थ्री ड्रामेटीज यूनिटीज की रिकमेंड करते थे, विच मस्ट बी ऑब्जर्व बाई अ गुड ड्रामेटिस्ट। इनके अनुसार एक अच्छा ड्रामेटिस्ट है तो थ्री यूनिटीज को ज़रूर यूज करना चाहिए उसे।
ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स के अनुसार, है ना। दे आर यूनिटी ऑफ टाइम, और ये 3 यूनिटीज कौन है? यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, और यूनिटी ऑफ एक्शन है। द यूनिटी ऑफ टाइम इम्प्लाइज डेट द एक्शन इन अ प्ले शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 24 आवर्स। ये देखिए, यूनिटी ऑफ टाइम में ये बताया गया है कि एक्शन जो है ना वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स डेट द सीन शुड नॉट चेंज टू ऑफन फ्रॉम प्लेस टॉपिक। देखिए, यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब ये है कि जो सीन है ना उसको जो है बहुत ज़्यादा प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज करना चाहिए। एंड द यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स डेट द ट्रेजिडी एंड कॉमेडी शुड नॉट बी इंटरमिक्सड। और यूनिटी ऑफ एक्शन ये कहता है कि ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिक्सअप नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, T.S. Eliot uses this phrase in his essay होमलो एंड हिज प्रॉब्लम्स। T.S. Eliot ने इस ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव फ्रेज का यूज अपने एस्से होमलो एंड हिज प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया है। ही सेज डेट द डीप इमोशंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड मेयरली। वो कहते हैं कि डीप इमोशंस को मेयरली जो है उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो अंदर की डीप इमोशंस होती हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक इमोटिक वर्ड्स का इमोटिव वर्ड्स का मतलब वो समझ रहे हैं ना, इमोशन वाले वर्ड का यूज करते हुए डीप इमोशंस को तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, मोटा मोटा बताया जा सकता है लेकिन डीपली नहीं किया जा सकता है। डीप इमोशंस कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू some concrete symbols or images capable of evoking the same feeling। deep emotions जो होता है इसको कुछ कॉन्क्रीट सिंबल्स का यूज या कुछ इमेजेस का यूज करते हुए इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसी फीलिंग को, अपनी फीलिंग को बताने के लिए, है ना। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज ऑफ सुपरनैचुरल इन द टेम्पेस्ट। इन द टेम्पेस्ट जो कि ट्रेजिक कॉमेडी है, इसमें सुपर नेचुरल का यूज किया गया है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। इन द टेम्पेस्ट देयर इज स्टॉर्म। टेम्पेस्ट में एक तूफान आता है। इन विच द शिप ऑफ फर्डिनेंड्स फादर इज इन्वॉल्व्ड। जिसमें, जहाँ पर फर्डिनेंड के पिता जो हैं, फर्डिनेंड के पिता की जो नाव है वो फंस जाती है उसी तूफान में। इन द टेम्पेस्ट शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस अ बीच साइकोरैक्स लाइक द बीचेज इन मैकबेथ। अब देखिए, टेम्पेस्ट में एक तो तूफान आया, तो तूफान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल शक्ति एरियल के द्वारा प्रॉस्पेरो ने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर एक तो शक्ति आ गया, सुपरनेचुरल थिंग। और टेम्पेस्ट में बात करें तो शेक्सपियर ने एक बीच साइकोरैक्स का जिक्र किया है, जैसा कि मैकबेथ में इन्होंने 3 बीचेज का यूज किया है। मैकबेथ बीए में था, अगर आप पढ़े होंगे तो मैकबेथ में 3 बीचेज का यूज किया है, आप समझ गए होंगे। द बीच साइकोरैक्स हैज टेकन होल्ड ऑफ द इंटायर आइलैंड। अब ये जो बीच साइकोरैक्स है इसने क्या किया था, पूरे के पूरे आइलैंड को अपने अधिकार में कर रखा था। लेकिन इधर जो है जब प्रॉस्पेरो आता है तो अपने जादू टोना की मदद से ये, मतलब ये जो एरियल वगैरह की मदद से, एक तरह सुपरनेचुरल थिंग्स ही हुई ना, उसकी मदद से इन्होंने साइकोरैक्स को बंदी बना लिया था। द बिच साइकोरैक्स हैज गॉट अ सन। बिच साइकोरैक्स का एक लड़का था, एक इसके पास एक बेटा है, हुज नेम इज कैलिबन, जिनका नाम कैलिबन है, इसको भी इन्होंने बंदी बना लिया था। हु इज एज अगली एज डर्टी एज ह्यूनियस, जो कि इतना ज़्यादा गंदा, इतना ज़्यादा बेहुदा है जैसे कि ह्यूनियस, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। एज वन वुड इमेजिन टू बी, जिसे कोई एक इमेजिन कर सकता है, आप कर सकते हैं इमेजिन कि कितना गंदा होगा, इतना ज़्यादा इसको बता दे, एज अगली एज डर्टी एज ह्यूनियस। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज असाइड। असाइड क्या होता है? ASIDE।
असाइड इज अ डिवाइस, असाइड एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड इन ड्रामा, जिनको ड्रामा में यूज किया जाता है। इट इज़ अ थिएट्रिकल डिवाइस, ये एक प्रकार का थिएट्रिकल डिवाइस होता है, मतलब थिएटर में यूज करने वाला डिवाइस होता है। वेयर बाई ऑडियंस इज डायरेक्टली एड्रेस्ड इन वर्ड्स द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू हियर, जहाँ पर ऑडियंस जो है वर्ड्स में कोई चीज़ डायरेक्ट एड्रेस करता है और बाकी एक्टर्स ऐसा सपोज करते हैं कि वो उनको सुन नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे ऑडियंस होते हैं ना, वो वर्ड्स में कोई चीज़ ऐसे डायरेक्ट बताते हैं और यहाँ एक्टर्स के द्वारा उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं एसाइड कहते हैं। व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? अ ट्रेजिक कॉमेडी इज एन आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी जो होती है एक ट्रेजेडी और कॉमेडी का आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है। इट डेवलप्स एज अ ट्रेजेडी टू पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स। देखिए ये एक ट्रेजेडी के रूप में इसको डेवलप किया जाता है, ट्रेजिक कॉमेडी को, है ना, ताकि क्लाइमैक्स आए और जैसे क्लाइमैक्स होता है देन टेक्स अ हैप्पी टर्न, और उसके बाद मतलब शुरुआती होती है ट्रेजेडी, उसके बाद एक क्लाइमैक्स आता है, वहाँ से टेक्स अ हैप्पी टर्न मतलब एक खुशी का माहौल होता है, एंड फाइनली एंड्स इनटू अ हैप्पी डिनाउमेंट, और फाइनली जो है एक हैप्पी डिनाउमेंट के साथ में इसका एंड होता है ट्रेजिक कॉमेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले। ये डिस्कस करो कि हैमलेट जो है एक रिवेंज प्ले के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो देखते हैं। हैमलेट हैज ऑल द चीफ Hamlet has all the chief characteristics of a typical Elizabethan revenge play। देखिए हैमलेट जो है एलिजाबेथन रिवेंज प्ले में से एक जो है बहुत अच्छा प्ले माना जाता है, जिसमें अच्छा प्ले माना जाता है, और हैमलेट जो है मेन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बैठता है। द रिवेंज मोटिव इज स्ट्रॉन्ग इन इट, इसमें जो रिवेंज मोटिव है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैमलेट्स फादर इज मर्डर्ड इन अ मोस्ट फाउल मैनर, हैमलेट के पिता को यहाँ पर एक फाउल मैनर की तरीके से मारा जाता है, मतलब ऐसे मारा जाता है जब वो सो रहे होते हैं तो उनके कान में जहर डाल दिया जाता है और फिर बाद में बताया जाता है कि इनको सांप ने काट लिया है। एंड हिज क्वीन हैज़ बीन अनफेथफुली मैरिड विद द मर्डरर, और उसकी रानी मतलब उसकी रानी मतलब उनकी पत्नी से जो है मर्डरर के साथ में शादी हो जाती है, ये चीज़ दिखाया गया इसमें। द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर हु रिवील्स टू द यंग प्रिंस हॉरिबल ट्रूथ अबाउट हिज फादर्स डेथ। अब हैमलेट के पिता का घोस्ट जो है, जो प्रिंस हैमलेट को सारी कहानी बताता है कि वही उसके पिता का घोस्ट है और वो कैसे मरा था इसके बारे में वो बताता है। नाउ द प्रिंस रिगार्ड्स द ड्यूटी लेड अपॉन हिम एज समथिंग सैक्रेड, एज इन रिवेंज प्लेस सो आल्सो इन हैमलेट देयर इज मच फाइटिंग ब्लड सेट एंड वायलेंस। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर फाइटिंग, ब्लड सेट और वायलेंस का माहौल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले क्या होता है? अ मिरेकल प्ले इज बेसिकली अ रिलीजियस प्ले। मिरेकल प्ले जो होता है एक प्रकार का रिलीजियस प्ले होता है, क्योंकि मिरेकल मीन्स चमत्कार, तो धर्म में ही चमत्कार होता है। दे डील विद द लाइव्स ऑफ सेंट एंड मिरेकल परफॉर्म्ड बाई देम। और धर्म में क्या मतलब, ये संत, कुछ लोग कहते हैं ना संत के ने आशीर्वाद दिया उनको बच्चा पैदा हो गया, तो इस तरह से मतलब ऐसा माना जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और द लाइफ एंड मार्टिडम ऑफ अ सेंट फॉर्म्ड द सेंट्रल थीम ऑफ द मिरेकल प्ले। मतलब मिरेकल प्ले का जो सेंट्रल थीम होता है लाइफ एंड मार्टिडम, एक संत के लाइफ और मार्टिडम की कहानी होती है।
जैसे जीसस क्राइस्ट जब मर गए तब उनकी पूजा होती है ना, जब तक जिंदा थे तब तक दूजा हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, कीली से ठुकवाया गया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले क्या होता है? द मिस्ट्री प्लेज बेसिकली डील विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल। मिस्ट्री प्ले वो प्ले होता है जहाँ पर थीम्स को बाइबल से लिया जाता है। दे प्रेजेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेजर इवेंट्स फ्रॉम द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन थ्रू नेटिविटी, क्रूसिफिकेशन, रिसरेशन ऑफ क्राइस्ट टू द लास्ट जजमेंट। देखिए ये मिस्ट्री प्ले को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इवेंट वाइज इवेंट, जिसमें फॉल ऑफ मैन, एक नेटिविटी, क्रूसिफिकेशन को दिखा, मतलब सीधा यहाँ पर याद रखो, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, मेजर मेजर इवेंट्स को, और कहीं ना कहीं ये बाइबल से टेकन फ्रॉम होता है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स क्या होता है? The interludes were generally short entertainments inserted within a longer play of amidst some other phase। अब देखिए यहाँ इंटरल्यूड जो होता है ये जनरली जो होता है शॉर्ट इंटरटेनमेंट से होता है ना, जो कि एक लॉन्गर प्ले में, जैसे कोई लंबा प्ले है तो बीच में जो कॉमिक रिलीफ दिया जाता है वही इंटरल्यूड कहलाता है। amidst some other festivities or festivals, their primary function was to entertain the audience by humorous even by force। मतलब यहाँ पर इंटरल्यूड्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये होता है टू इंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को इंटरटेन कराना। अब ह्यूमरस कैरेक्टर के द्वारा, ह्यूमरस का यूज करते हुए, या फोर्सली मतलब कुछ ऐसी हरकतें करके जिससे ऑडियंस हंसने लगे या उनका इंटरटेन हो जाए। व्हाट इज मोरल्टी प्लेज। मोरल्टी प्लेज क्या होता है? तो देखिए मोरल्टी प्लेज आर एलोगोरिकल प्लेज। मोरल्टी प्लेज वो होता है एक तरह से एलोगोरिकल प्लेज होता है। दे प्रेजेंट ऑन द स्टेज पर्सोनिफाइड वर्च्यूज एंड वाइस। मतलब इनको स्टेज पर है ना प्रेजेंट किया जाता है वर्च्यूज और वाइस के पर्सोनिफाइड के रूप में। एवरी मैन इज प्रेजेंटेड एज द हीरो। मोरल्टी प्लेज में हर इंसान को एक हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सटन पर्सोनिफाइड एज वॉइस। सटन किस में था? पैराडाइज लास्ट में सटन को एक वॉइस के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया। गॉड एंड क्राइस्ट को एक वर्च्यू के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया था। डेथ को एक रिवार्ड ऑफ सिन, मतलब अपराध के रिवार्ड के रूप में इसको पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शेक्सपियर्स हैमलेट डील विद। हैमलेट का शेक्सपियर क्या करता है, किससे डील करता है? तो द प्ले हैमलेट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ अ मदर्स गिल्ट अपॉन हर सन हैमलेट। ये जो हैमलेट है ये उसकी मम्मी के अपराध है ना, उसके मम्मी के अपराध, उसकी मम्मी का अपराध का मतलब बहुत जल्दी उन्होंने अपने चाचा से शादी कर लिया था, इस बात को लेकर उसका लड़का जो है उस पर भड़कता रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टू हुम स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने किससे कहा, किसने किसको कहा, कि किसके बारे में कहा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर के बारे में स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। मीन्स बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ना तो लैटिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ना ही ग्रीक के बारे में है। तो बेन जॉनसन हिमसेल्फ अ कॉम्पिटेंट स्कॉलर सेज टू विलियम शेक्सपियर, उसके बारे में ऐसा कहते हैं। विच प्लेज डज इंट्रोड्यूस अ कॉमिक कैरेक्टर फॉल्स्टेप। कौन से प्लेज में कॉमिक कैरेक्टर फॉल्स्टेप का इंट्रोड्यूस होता है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हेनरी फोर्थ पार्ट 1 इंट्रोड्यूसेस अ कॉमिक कैरेक्टर फॉल्स्टेप हु इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स। ये एक बहुत ज़्यादा अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, ऐसा कैरेक्टर्स है जिसको भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक तरह से कॉमिक रिलीफ प्रदान करने वाला कैरेक्टर है। व्हाट डज फॉल्स्टेप सिम्बलाइज। फॉल्स्टेप किसको सिम्बलाइज करता है? तो फॉल्स्टेप सिम्बलाइज करता है सारे प्रकार के पापों को, ग्लूटनी के सारे पापों को, लस्ट को, स्लॉथ से, इन सबसे ये भरा हुआ होता है। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द डिबेट्स ऑन ऑनर,
डैट ही हैज़ विद प्रिंस हॉल। और ये भी चीज़ ये बताता है कि वो ऑनरली भी बात करता है, इसी की वजह से तो वो प्रिंस हॉल के साथ, प्रिंस हॉल का पक्का दोस्त है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द टेम्पेस्ट? द टेम्पेस्ट प्ले का थीम क्या है? इट इज़ द स्वान सॉन्ग। देखिए, द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है, द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग कहा जाता है, एक स्वान सॉन्ग प्ले बोला जाता है। हैज़ द थीम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन, मतलब इसका पहला थीम है कॉलोनियल डोमिनेशन है, मतलब ये जाते हैं कॉलोनी में अपना आधिपत्य बनाते हैं। रिकॉन्सिलेशन धोखाधड़ी, एंड फॉरगिवनेस और जो है माफ़ी। इट आल्सो डील्स विद द रोमांटिक लव, यहाँ रोमांटिक लव को, मैरिज को और मैजिक्स को भी दिखाया गया, ये सारी इसकी थीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द हेनरी फोर्थ पार्ट वन? हेनरी फोर्थ पार्ट वन की थीम क्या है? इट डिनोट्स द शेक्सपियर्स कमेंट इंग्लिश पॉलिटिक्स ऑफ एक्विजिशन एंड कॉलोनाइजेशन। देखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट वन में क्या है, कॉलोनाइजेशन और एक्विजिशन यहाँ भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है। टेरेंस हॉकेस हैज आर्ग्यूड दैट हेनरी फोर्थ पार्ट वन इज अबाउट द इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग द बेल्स एंड अंडर इंग्लिश पावर, मतलब इसका थीम्स कॉलोनाइजेशन और एक्विजिशन है, बाकी तो बकवास दिया गया। इज विलियम शेक्सपियर आ ग्लोबल ऑथर ड्रामेटिस्ट? क्या विलियम शेक्सपियर को ग्लोबल ऑथर या ग्लोबल ड्रामेटिस्ट माना जाता है? यस। रिव्यूज ऑफ शेक्सपियर्स परफॉर्मेंस, शेक्सपियर के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके फिल्म, उनकी रचना, उनकी वर्क पर फिल्म बन रही है, जैसे हैमलेट पर एक मूवी बनी है हैदर नाम की, ट्रांसलेशन हो रहा है। इन सारी करिकुलम के थ्रू ये प्रूव होता है कि हैमलेट एक ग्लोबल ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर? प्रीफेस टू शेक्सपियर को किसने लिखा? सैमुअल जॉनसन रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 1765। सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में लिखा। व्हाट इज फॉइल? फॉइल क्या है? तो फॉइल इज अ कैरेक्टर इन द वर्क। फॉइल एक कैरेक्टर होता है हु बाई शार्प कॉन्ट्रास्ट सर्व्स टू स्ट्रेस एंड हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। एग्जाम्पल लार्टियस, मतलब फॉइल जो हैं लार्टियस को माना गया है ना, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट रखता है स्ट्रेस में, या कोई चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट टाइप का होता है ना, प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ होता है। जैसे अब हैमलेट में प्रोटैगनिस्ट कौन है? हैमलेट है, तो हैमलेट का मेन विरोधी दुश्मन कौन है? लार्टियस है। व्हाट डज प्रिंस हॉल कॉल टू फॉल्स्टेप इन हेनरी फोर्थ पार्ट वन? मतलब देखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट वन में प्रिंस हॉल ने फॉल्स्टेप को क्या कहा है? तो प्रिंस हॉल कॉल्स द कॉर्पुलेंट फॉल्स्टेप, प्रिंस हॉल जो हैं फॉल्स्टेप के बारे में कहता है दिस सैंगिन, दिस कवर्ड एंड दिस बेड प्रेशर, दिस हॉर्स बैक ब्रेकर, दिस ह्यूग हिल ऑफ फ्लेश, मतलब एक तरह से उसे गाली देता है। सैंगिन, कवर्ड डरपोक टाइप का है, सैंगिन है। बेड प्रेशर है, भारी है एकदम, कहीं बैठ जाता है तो भाई नेक्स्ट लेवल का। हॉर्स बैक ब्रेकर है, हॉर्स के बैक पर बैठ जाए तो भाई हॉर्स भी कहेगा कौन बैठ गया मेरे ऊपर। ह्यूग हिल ऑफ फ्लेश, और पूरा एकदम फ्लेश से, मांस से भरा हुआ है ना। व्हाट इज इनवेक्टिव? इनवेक्टिव क्या होता है? द डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज ऑफ डिरोगेटरी एपिथेट्स इज नोन एज इनवेक्टिव। अब देखिए यहाँ इनवेक्टिव का एग्जाम्पल है फॉल्स्टेप, जो कि हेनरी फोर्थ पार्ट वन में है ना। अब ये क्या होता है? यही चीज़ है द डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज ऑफ डिरोगेटरी एपिथेट्स, मतलब ऐसा पर्सन जो कि डिरोगेटरी एपिथेट्स के यूज के द्वारा ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनाक्रोनिज्म? एनाक्रोनिज्म क्या होता है? द प्लेसिंग ऑफ एन इवेंट और पर्सन और थिंग आउटसाइड ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एरा इज नोन एज एनाक्रोनिज्म। जैसे देखिए, हिस्टोरिकल एरा के आसपास है ना कि घटनाओं, व्यक्ति या वस्तुओं को जो है रखना, एक ऑर्डर में रखना, वो होता है एनाक्रोनिज्म होता है। जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट वन, फिर इसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट टू, है ना। हेनरी फोर्थ पार्ट वन के पहले रिचर्ड सेकंड, फिर इसके बाद हेनरी फाइव, हेनरी फिफ्थ में प्रिंस हॉल ही किंग बनता है। व्हाट इज मॉस्क और मास्क क्या होता है? इन रिनेसा ड्यूरिंग द,
तो मास्क का यूज रेनेसा पीरियड में किया जाता था। अच्छा, इन रेनेसा ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट वाज इन इट्स फुल स्विंग। द स्पीकिंग characters who wore masks were often played by amateurs who belonged to courtly society। मतलब ये जो कर्टली सोसाइटी से बिलोंग करता है वो ये होता है मास्क। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्यूज आर एक्सप्लेन्ड इन प्रीफेस टू शेक्सपियर बाय जॉनसन के द्वारा प्रीफेस टू शेक्सपियर में किस व्यूज को, किस बात को एक्सप्लेन किया गया है? द रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ हिज प्लेज डेट इनवोक प्रैक्टिकल नॉलेज आर एक्सप्लेन्ड। देखिए, उनके प्लेज की रियलिस्टिक अप्रोच को एक तो दिखाया गया है और जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सप्लेन करता है। फर्दर ही सेज, आगे वो कहते हैं, हिज ड्रामा आर द मिरर ऑफ लाइफ, कि विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा होते हैं वो बिल्कुल मिरर ऑफ लाइफ होते हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि विलियम शेक्सपियर ने जैसे इन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों का यूज किया, तो कहीं ना कहीं एक इंसानी लाइफ में कॉमेडी भी चलती है, ट्रेजेडी भी चलती है, दोनों का मिक्सअप होता है। ऐसा नहीं कि खुशी खुशी का ही माहौल होता है, दुख दुख का ही होता है। दोनों चीज़ें एक बैलेंस में, एक प्रपोर्शन में चलती हैं, कभी दुख कभी सुख, ये चीज़ें लगा रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया 32 को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी।